एक ख्याल जो सोने नहीं देता, एक सवाल जो बार बार दिमाग में आता है, क्या मेरा ये आइडिया दुनिया बदल सकता है? दुनिया आइडिया से भरी पड़ी है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब वो आइडिया इंपैक्ट पैदा करे। जब एक स्टूडेंट एक एंटरप्रेन्योर बनता है, लेकिन कैसे? और यही कैसे का रास्ता दिखाने आ रहे हैं वो शख्स जिन्होंने खुद जीरो से शुरू करके नए उद्योग खड़े किए। हमारे देश के युवाओं के सबसे बड़े मेंटोर। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू डॉक्टर सुभाष चांद्रा। Thank you very much. In any such event or show, the system is such it creates a barrier between the audience and the person who is speaking. Why? Well, he's standing a little bit above at a higher ground than where you are sitting. So it creates a barrier between us. If I come to you, the production crew will say, no, you cannot do it. So we can break this barrier if you would want, and you have to help me in breaking that barrier. That can be broken only if we interact much more. You ask lots of questions, I would answer them. That can break this barrier which is created. And second, barrier could be in your minds, in your thought process. कि सुभाष चंद्रा थोड़ा कुछ, he must be very educated, he must be knowing quite a lot of things than we know. So let me tell you that it is not a fact. So bring that thing away from your mind and ask lots of questions so that I can... Sir, would you tell our people where did this motivation came to you? ये सोच कहाँ से आई कि मुझे दूसरों के लिए कमाना है, अपने लिए नहीं? सर, दूसरों के लिए कमाना तो बाद में आता है। अब तो ये है कि दूसरों के लिए खर्च कैसे करना है। बताइए, समझे आप? दूसरों के लिए कमाना अलग बात है, पर दूसरों के लिए खर्च कैसे करना उसके ऊपर बात। जी, तो जैसे कि हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि अच्छा बिजनेसमैन बने, अच्छा पैसा उसके पास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हर आदमी कोशिश करता है, मैं भी उन्हीं में से हूँ। तो मैंने भी अपना जो कैरियर स्टार्ट किया, जैसे आपने बताया, सो हर इंसान के मन में आता कि मैं पैसा कमा लूँ, एक पैसे की दौड़ लगी हुई है। मैं भी उन्हीं में से था। और जैसे आज बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन किए और आपने बहुत अच्छे जवाब दिए सबको। जब मैं छोटा था, 14 साल की उम्र में, तो मेरे बाद फादर साहब ने सारा लोड जो है मेरे ऊपर डाल दिया। सैलरी पेशा थे वो, हमारे ख़ानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था। तो वो सैलरी जब लेके आते थे तो वो सैलरी मेरे को देते थे कि भैया बेटा आपने अभी सब ये जहाँ जहाँ पैसे देने हैं हिसाब करना आप करो। पशुओं के चारे के पैसे देने हैं, राशन की दुकान के पैसे देने हैं। सारा बोझ नहीं डाला, सारी चाबी आपके हाथ में दे। बस मैं उसको उस टाइम बोझ ही समझता था कि उम्र नहीं थी मेरी इतनी ज़्यादा ना। अच्छा। तो यही सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया कि जैसे मेरे फादर साहब या मेरे ग्रैंडफादर वो सब करते आए हैं, कि सब सर्विस पेशा थे, तो क्या ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा? तो वो उस टाइम में, उस उम्र में मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, मेरे को इसमें से निकलना पड़ेगा। 10वीं पास कर ली मैंने, तो 16 साल की उम्र में मैंने उनको बोल दिया कि सॉरी, अब मैं इसके आगे नहीं पढ़ सकता। क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स भी तय नहीं करते थे कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, आगे फ्यूचर में क्या बनना है, कुछ नहीं होता था उस पर। तो ये आगे आपको नहीं पढ़ना, ये आपने किस तरह से सोचा, क्यों सोचा? सर, इसलिए सोचा मैंने कि मेरे पास आर्ट्स रखा हुआ था। मैं क्या, अगर पढ़ भी जाऊंगा, मैं बीए कर लूंगा, एमए कर लूंगा, उसके बाद मैं क्लर्क लगूंगा, तो सेम उसी सर्कल में आ गया जिसमें मेरे पेरेंट्स चल रहे हैं। और फिर वही सर्कल, सैलरी आएगी, बाकी जाएगी। So he thought that he doesn't want to study further or higher study. Rather, he will earn and start his career in a different manner. Because otherwise he had seen around that people who have studied, they will do jobs, they will earn salary, and it will be cycle which will continue.
and you didn't want to be part of that cycle. तो Okay. उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दिमाग में वो चल पड़ी बात कि नहीं, इस सर्कल से निकलना। मैंने 10वीं पास करने के बाद मैंने उनको बोल दिया फादर साहब को कि भाई अब आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, तो मैंने ITI करनी है। मेरे दिमाग में उस टाइम ये मैंने सोच लिया था कि मैकेनिकल लाइन में जाऊंगा, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी करेंगे, फिर आगे ट्रेडिंग कंपनीज खोलेंगे या बड़ी कंपनी बनाएंगे। तो ये सोच मेरी 16-17 साल की उम्र में आ गई थी मेरे दिमाग में, और मैंने टीचर मिथ लिया था कि ये मेरा गोल है भैया, मैंने यहाँ पहुंचना ही पहुंचना So है। you knew it from childhood itself. What is your goal? यस, दैट इज माय गोल। Okay. तो मैं उसी पे चलता रहा। ITI की मैंने 2 साल की, मैकेनिक का कोर्स किया, उसके बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, 1.5 साल वहाँ किया। लेकिन फादर साहब का वही था कि नहीं, एजुकेशन बहुत जरूरी है और आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सो 10वीं के बाद 3.5 साल सर ऐसे निकल गए मेरे इस ट्रेनिंग में, जब मैंने डिप्लोमा किया जो ITI की। उसके बावजूद फिर मेरे को रोपड़ गवर्नमेंट कॉलेज में प्रेप में दाखिला दिला दिया उन्होंने कि नहीं, पढ़ना ही पढ़ना। उस टाइम हम ना नहीं कर सकते थे पेरेंट्स को, उनकी माननी पड़ती थी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। आपने पहली जॉब या पहला एंटरप्रेन्योर कब बने? अब क्या करते हुए बने? जब वो प्रेप कर ली मैंने, तो उसके बाद फिर मैं घर नहीं गया। अच्छा, घर नहीं गए? घर नहीं गया, वापस घर में गया तो मैंने बोला नहीं, मैंने पढ़ना नहीं है। वो कहते पढ़ना नहीं तो घर छोड़ के चले जाओ। तो मैं So you were rebellion and they turn you out of the home. यस। तो मेरे को बताते हैं, बुलाकर बोलते हैं कि कितने पैसे हैं तेरे पास? मैं कहा मेरे पास 600 रुपया है अभी। 1000 रुपया और दिया उन्होंने मेरे को। कहते ये ले काम आएंगे, लेकिन जब तक कुछ बन नहीं जाता मेरे को शक्ल मत दिखाना। हो माय गॉड। बहुत जिद्दी था मैं। अभी जैसे क्वेश्चन हो रहे थे ना कि जिद बहुत जरूरी है। हाँ, अगर कहीं हमने पहुंचना है तो मकड़ी के जैसे करना है। ये जितनी भी आज मर्जी वो जाला बुनती है, फंस जाती है, फिर जाती है, फिर गिरती है, फिर जाती है, फिर गिरती है, लेकिन एट द एंड वो वहाँ पहुंच जाती है। तो मैं भी घर से चला गया, तो 1 साल ना मैंने कोई लेटर लिखी घर में, फोन होते नहीं थे उस टाइम में। 1 साल के बाद मैं आया तो वो जो जॉब मैंने की थी कुल्लू मनाली में की थी, 200-392 रुपए की। चलो वहां से भी आ गए सर। तो एक जैसे जिद की बात है, और रिस्क लेना बहुत जरूरी लाइफ में। बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि रिस्क एक ऐसी चीज है कि जो लाइफ में लेना ही लेना है। ये मत सोचो कि इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। अगर आपकी समझ काम करती है, आप समझते हो कि हाँ मैं यहाँ पहुंचना है और ये मेरे लिए सही है, मान बना लिया आपने, तो फिर आप कभी हार नहीं पाएंगे, कभी भी आप जीतेंगे। तो सर मैं जम्मू कश्मीर में जॉब करता था, तो एक टेलीग्राम आई मेरे को, वहाँ था कि दुबई में एक वैकेंसीज निकली है मैकेनिकों की। तो मैंने टेलीग्राम देखी, जब मैं वहाँ से आया ऑफिस से, तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा चांस है मेरे लिए। तो मेरा एक दोस्त भी साथ था मेरे, तो मैंने बोला अभी हमारी लॉटरी निकल गई, अभी हम दुबई चलेंगे, क्योंकि सोच तो वही थी ना दिमाग में कि कहाँ जाना है। तो वो देखने के बाद मेरे को बोलता है, कहता आपने इसको पढ़ा, क्या है ये? मैं कहा क्या है इसमें? कहता इसमें लिखा है कि सुबह 10 बजे आपकी इंटरव्यू है होशियारपुर में, और हम बैठे हैं रियासी साइड जम्मू कश्मीर में। रात हो गई, कोई गाड़ी नहीं थी, पहुंच ही नहीं सकते 10 बजे तक, पहुंच ही नहीं सकते थे। हाँ। क्योंकि कोई गाड़ी नहीं चल रही, अंधेरा धूप है वहां, तो जंगल बियाबान है। तो फिर हम बैठ गए। फिर मैं उठा एकदम, मैं कहा नहीं चलेंगे। कहता कैसे चलेंगे? मैं कहा 46 किलोमीटर है जहां हम बैठे हैं, 46 किलोमीटर ओनली। तो मैं कहा लेट्स मूव। मोटी बात यह है कि आपकी जिद आपने उसको पहुंचा दिया 10 बजे से पहले। सर अब हम वहां से पैदल चल पड़े, चले, 46 जो भी किलोमीटर करके पहुंच गए। हाँ, दुबई पहुंच गए। दुबई पहुंच के फिर मैंने पहले अपना जॉब भी की, फिर बिजनेस स्टार्ट किया, फिर 1 कंपनी, 2 कंपनी, 6, 7, 8 कंपनी मैंने बनाई, वहाँ होटल बनाया। जो आपका क्वेश्चन था सर कि ये चेंज कैसे आई, एक दिन मैं होटल में अपनी बैठा हूँ अपने ऑफिस में, तो न्यूज़पेपर आई है एक, शायद आप सबको पढ़ा होगा आपने शायद। तो उसमें ये न्यूज़ थी कि 17 भारतीयों को एक पाकिस्तानी नागरिक मिस्री खान के कत्ल के केस में फांसी की सजा सुना दी गई है। शायद आपने देखा, उनको डेथ पेनल्टी मिल गई थी। वो पेपर सर मैंने देखा, फिर रख दिया, मैंने फिर देखा। तो मेरी सेक्रेटरी मेरे को बोलती है, कहती है सर छोड़ो, ये क्रिमिनल लोग हैं, तो आपने क्या लेना देना, आप अपना बिजनेस करो। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, इनको मिलना चाहिए, क्योंकि एक आदमी का मर्डर हुआ है तो 17 को फांसी कैसे होगी। ये 30 मार्च की बात है 2010 की। चलो मैं उनको मिलने गया सर। मिलने के बाद उनको मैं वापस आया, जब 6 घंटे स्पेंड किए मैंने उनके साथ, तो देखने में क्या आया कि उन 17 लोगों में से 3 लोग ऐसे थे
जो इस लड़ाई झगड़े में शामिल थे शामिल थे 3 लड़के उन्हीं। हाँ। जो 14 लड़के 14 जो लड़के थे वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो मेरे को श्योर हो गया कि ये जो लड़के ये सारे इनोसेंट हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने मन बनाया कि क्यों ना इनका केस लड़ा जाए। तब वहाँ मेरी चेंज आई। उसके बाद मैंने उनका केस 37 हियरिंग्स हुई और वहाँ ब्लड मनी चलती है। So friends, let me tell you, till today he has been able to save lives of फांसी के convicted more than 500 youngsters from Middle East. And I'm sure people have given you some name for this. Yes, Savior Singh. Savior Singh is the name of him. सर सेवियर सिंह भी मैंने पेपर में पढ़ा, लिखा सेवियर सेव 10 डाल के तो करा। तो हाँ। तो खलीस टाइम पेपर था वहाँ। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा भी ये सेवियर सिंह का मतलब, कहती मैं कहा मैं जान चाहता हूँ इसलिए, कहती नहीं इसका और मीनिंग है। उस टाइम मैंने एक दिन पहले अलान में अबू धाबी में 10 लोगों को फांसी हुई थी और वो हमने केस विन किया, तो 10 लोगों की फांसी माफ होगी। तो उन्होंने लिखा सेव 10 पीपल, ये था। तो सेवियर बन गया उसका, सेवियर बन गया उसका। और अब आपका निकनेम बन गया सेवियर सिंह। सेवियर सिंह, यस। तो ये है एक जिद, एक जुनून जिससे आज ये आप काम करते हैं। और इसके अलावा मैंने ये भी सुना, क्योंकि बहुत से पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, इन सारे एरिया से मोस्टली लेबर लोग जाते हैं दुबई, मिडल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज में। और क्या ये सच है कि जब कई बार बहुत से लोग किसी बात से हताश होके सुसाइड कर लेते हैं, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, वहाँ पे उनको कोई जानने पहचानने वाला कोई आदमी उसको, उस बॉडी को संभालने वाला भी नहीं होता। मैंने सुना आप उसमें भी कुछ काम करते हैं। जी सर, कुछ साल पहले इंडियन एम्बेसी ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया। आदमपुर की कोई लड़का था, तो उसकी डेड बॉडी मिली। उसके फिंगरप्रिंट लेकर मालूम पड़ा कि ये इसकी पासपोर्ट कॉपी है और ये एड्रेस है। तो हमने पता किया वहाँ से जाकर, तो उसकी फैमिली को मैं लेकर गया। तो वो पहली डेड बॉडी थी, 2014-15 की बात है ये। तो वो डेड बॉडी फिर हम पंजाब लेके आए, उनके घर में जाके उसका संस्कार किया। तो फिर लोगों को पता चल गया कि कोई है वहाँ जो डेड बॉडीज लेके आता है। तो आज तक मेरा ख्याल अभी तक कोई 431 जो डेड बॉडीज है वो मैं ला चुका हूँ वहाँ से। 431 डेड बॉडी he has brought from the Middle Eastern countries to this part of the world. Have you seen any or met any such entrepreneur in your life? That is Savior Singh. लेकिन जो ट्रस्ट आपने बनाया है, इसमें आप किसी बाहर का पैसा भी लेते हैं? नहीं सर, हमारा ट्रस्ट पहले हमने सिर्फ 3 लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया। फिर वो दायरा हमारा बढ़ता गया, बहुत अच्छे लोग जुड़ते रहे। सर आज कोई हमारे 76 ऑफिस है हमारे, जिसमें से 14 ऑफिस हमारे आउट ऑफ इंडिया, और टोटल जो है 30 ऑफिस पंजाब में है, फिर हरियाणा, हिमाचल, JNK, राजस्थान सब इस में है। ट्रस्ट के 70 प्लस ऑफिस हैं। हाँ जी, और टोटल हमारे 3600 जो है वो हमारे मेंबर्स हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इनमें से सर सिर्फ 1100 लोग जो है, जैसे हमारे लैब टेक्नीशियन हो गए, डायलिसिस के हो गए, जहाँ हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहे हैं, डेंटल क्लिनिक चल रहे हैं, तो जो डॉक्टर्स हैं, जहाँ जो स्टाफ है वो 1100 है। जहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, 1100 लोगों को आप पे करते हैं, सैलरी देते हैं। बाकी जो 2500 हैं वो सारे हमारे जो वॉलंटियर तौर पे काम करते हैं। ट्रस्ट की आपने बात की है कि फंडिंग की, सर मैं पूरे बोलता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कह सकता कि सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट ने किसी से 1 रुपया भी डोनेशन ली हो। सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट, सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब कि सभी का भला, इसमें कोई जात पात नहीं देखी जाती, कोई सबका भला, कोई ऊंच नीच नहीं है। जैसे अभी बात की है कि जो लड़कों की फांसी माफ हुई है, जहाँ लाइफ सेंटेंस था उनको, उनमें से 28 लोग पाकिस्तान के थे जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको डेथ पेनल्टी दी। मैंने पैसे खर्च कर उनको भी माफी दिलाई और उनको पाकिस्तान भेजा। कुछ बांग्लादेश के थे, कोई नेपाल के थे, कोई श्रीलंका के थे। सो इंडिया में भी वक्त स्टेट के जो लोग थे, तो कोशिश ये किया कि सही रूप से सरबत का भला उस पर काम करते हैं। थैंक यू सर। वसुदेव कुटुंबकम की इससे बड़ी मिसाल मैंने नहीं देखी। आपके कोई क्वेश्चन सेवियर सिंह साहब से पूछना चाहें?
सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इम्पैक्ट को एंड प्रॉफिट को कैसे बैलेंस करते हैं, दोनों बिजनेसेस साथ में, आपकी ट्रस्ट एंड। बेटा ऐसा है, दो चीज़ें हैं। मैंने पहले बताया, मैं सर को बताया कि इंडिया में मेरा कोई बिजनेस नहीं है, 0%। मेरे को कोई इनकम नहीं इंडिया से। दुबई जो मेरा काम है, सिर्फ मेरे कंपनी चलती है, मेरे सब कुछ है, तो वहाँ मैं पैसा कमाता हूँ और यहाँ आके मैं खर्च करता हूँ। बस ये दो ही काम है सिर्फ मेरे को। ये is a true sense of creating not only an impact, but not get impacted also himself. That's the beauty of it. This is a very unique learning for me also. I would say, sir, you have come to this Subhash Chandra show. थैंक यू सर, थैंक यू। A lot of millions of people are watching you. सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। I hope they take some motivation from you. They should make money and spend those money into good causes. बिल्कुल सर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं 20 साल बाद आपको मिल रहा हूँ। हाँ, ये भी एक सुखद संयोग है कि हम 20 साल पहले मिले थे, आज उनको याद था दुबई में। मैं आज मिलके बहुत धन हो गया, यही कहूँगा। So coming on to summarizing the today's subject of idea to impact and entrepreneurship, I would say few things. Please remember that always remain a learner throughout the life. Whenever you are successful, never stop learning. Always remain learner. Also remember, failure is not a failure if you don't concede to that failure. You have to accept that there is a failure, but don't concede failure. You will keep fighting it, you will come back and also learn from you. It's a give and take. I also want to learn from you. So today's subject given to me by the university is the ideas to impact. Ideas which can be created, which can be implemented, which can be executed to create an impact. And how does entrepreneurship work? What does entrepreneurship means to the students, to you? So is that what you have understood today's subject? Can we ask from your questions what question you may have about the ideas, about how the ideas create impact? Where does the ideas come from? We have a startup which is India's first chicken chips brand, started from LP only. As a young founders, Chickles is our life, our dream, and also our responsibility. But side by side, our parents also have some expectations from us regarding stability, security, and following a predictable path. So sir, my question is, how do we manage both and create something very big without failing either? You can do that, but may not be today as a startup. Once you establish a little bit more, you will be able to satisfy both of your requirements. At the same time, even when your business is established very well, even then, remember one thing always, nothing is permanent in life. I had a failure after 50 years of my own business career. After 50 years. That's why this show, which I used to do earlier, I was stopped for 5 years. I'm restarting. This 5-year period I stopped because मैं अगर शो करता तो लोग पूछते बोलते लोगों का पैसा देना है, बैंकों का पैसा देना है और भाषण दे रहा है. So that's why I stopped. Because our society, खास करके particularly Indian society, is very judgmental. So bear in mind that nothing is permanent in life. Neither good time nor bad times. And I wish you all the best. You will succeed. Thank you so much, sir. Thank you. So my question is that, as you've just mentioned about the judgmentship in Indian society, my topic is on a taboo topic, and like there might be other students as well who want to build their startups on a taboo topic, but how they're stuck with this market acceptance. How do we make sure that people accept our product? And because
these taboo topics, people still do not want to talk about it openly? I feel these days and times, the list of taboos, which used to be probably 500 in the society 10 years, 20 years ago, now that must have reduced to only 2 digits. And there are various ways to really explain these things. And particularly in Gen Z or even in Gen X. I was talking the other day in my show that there is a very different and cool ways, as they call it, to express those taboos, isn't it? Yes, sir. So you should find some ways and means and select the wordings in a way that can go to various hundreds of people and larger society. And this one also nowadays is no more a taboo. I think it's probably in your mind. And remember one thing, you founders, how many of you are there? Two of us. 2 of you. So आज के युग में आप दोनों को मैं I will definitely advise and remove this fear psychosis from your mind. That's a taboo. And remember another thing to overcome this problem. Don't worry about what will people say. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. So आप चिंता मत करिए, अपना काम करिए. Thank you, sir. Thank you so much. So I wanted a tip from you, since you are also related to the media field. I wanted to start something in the media field itself. But in the present situation, content is ever changing. There are so many types of content that is continuously changing. So in this scenario, I would really like to know from you if it is a good idea for me to start YouTube as a business in this age and time. And if I should, how do I keep my content relevant to the present society? When I started the media business 35 years ago, it was a different scenario. The field was wide open. There was no other television station other than Doordarshan. So I was lucky to find that gap. But after Z got started, when it was successful, today there are 1,400 TV stations in this country. No other country has that many stations. The entire Europe, which has got 20 odd countries, all put together also doesn't have 1,400 TV stations. In our country, when anything is successful, everybody wants to do that. Everybody wants to copy it. So remember, that time has gone. Secondly, if you want to start your own media and use YouTube as a medium of distribution, it's a very cluttered space. So your content has to be very unique. That is part of your second question. How do you create unique content is a question mark and very big challenge. Media is nothing but attracting attention of people. And once you attract more and more people, you sell that attention to the advertisers, to other people, make your money. In 17th century, one gentleman in New York, in America, when there was already 3-4 newspapers, he started this. And the same question came in his mind. How do I become unique? You know what he did at that time? He created crime himself. If he will get somebody murdered or somebody raped or some such thing, naturally he will be only person who will know and his newspaper will print next morning. So don't do that. But you can create a lot of unique content, but that requires a lot of thinking, a lot of hard work. So my question to you is, I want advice from you actually. So you have been working in this industry for long and you have been working with very big teams. So what happens as a young entrepreneur is the product is so close to our heart is that we want to do everything by our own. So it's a tech-based startup. So I want every code to be reviewed by me. I want to meet every investor by me. I want to see all the ads that are going to be reviewed by me.
sometimes I feel that hampers the rate of progress that we can achieve. So how can we master this art of delegating works to other and holding them responsible or accountable for the work in this young, inexperienced startup we have right now? I think you are on the right track, to my mind. And this is the case with any and every young entrepreneur. I also used to be like that when I started my business at the age of 17, much younger than you are. Similar situation. But you can keep asking yourself a question. And that question should be this particular area of operation. Now this I have learned, I have done. I think now I don't need to learn more at this moment. I should delegate that. What you think you have still not learned fully, continue doing it yourself even if you are stressed, even if you are spending 16 hours out of 24 hours. Nowadays, sir, we are a small startup and there are lots of giants in the education industry, which are way good, you can say, has a marketplace in that market. Students prefer the name that this is the name, so they go to the big giants. Even though we prefer the good education, we provide the better teachers, we provide the very good educators, and we have the proven results as well. So, sir, what's the smartest move and the practical move so that we can just make our own unique identity in this market? That's a very good question. As long as you are doubting yourself that, oh, my brand is new, I'm very small, there's a big brands like this, how will I compete? That question should go away if you will believe in your own brand. That will be your journey to becoming a big brand yourself. सर, जब हम एंटरप्रेन्योर के टाइम पे सबसे पहला सेटबैक हम फेस करते हैं तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? You take it as this is the first learning opportunity you have got, because what you learn in difficult times, you will never learn in a good time. Always remember that as an entrepreneur. हम जो स्टूडेंट्स हैं अपनी जर्नी उस आइडिया से इम्पैक्ट तक कैसे शुरू कर सकते हैं? Anything you want to start, you will always feel it's very, very difficult task. And that fear of failing keeps you away from success. First of all, remove that fear of failure, because failure is always again going to give you learning, new learning. Once you remove that failure in your mind, then there is no stopping. सर, अगर हम वो जर्नी शुरू भी कर देते हैं तो एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे वो कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन वो लूज होने लग पड़ती है. दो वी हैव द पैशन फॉर दैट थिंग, बट एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे वो मोटिवेशन लूज हो जाती है. Why? Sir, maybe because of the challenges that we face. As a young entrepreneur, that please continue to your journey with a focused approach. जैसे घोड़े को हम ऐसा लगाते हैं, इधर उधर नहीं देख सके घोड़ा. इसी तरह से as an entrepreneur, don't look left and right and don't look at your competition. Do your job well. Remember only one thing: the goods or services you are giving to your customer, whosoever is your customer, is the customer happy or not? As long as you take care of your consumer or customer to whom you are serving, you have no fear. You should have no fear. Thank you so much, sir. Thank you. Yes. आजकल सर स्टूडेंट्स के पास बहुत आइडियाज होते हैं, तो कैसे पता लगे कौन से आइडिया पर रिस्क लेना वर्थ इट है कि नहीं? When you have solution to some issue or some problem, that idea will definitely succeed. The rest is execution. Ideas alone being good will never reach to the stage of impact unless that in-between process is monitored, executed very well. Today I want to take you a little bit in a different world of impact. Being an entrepreneur, many times we only believe that making money is creating impact. Yes or no?
What do you think impact means? So, according to me, impact is creating an impression on one's mind. On one's mind. Okay. So here, I have somebody to introduce you today, and he is also part of this. इस धरती के ही बेटे हैं. इन्होंने अपनी जिंदगी, he started his own life as a mechanic with a small 392 rupees month salary. And from there, today, the kind of impact he is creating in the society, I would say, is mind-blowing. Also, when I heard about it or seen him in one of our show, probably last year or couple of years back, I said, how can there be anybody on this earth, an entrepreneur, a businessman, who keeps only 2% for himself and his family, 98% money he donates or puts into good causes. Here is Mr. S.P. Singh Oberoi as our guest of today. Thank you, sir. Thank you for coming and joining this. He has also recently started a university which is only started operational this year, but it's totally for free in Anandpur Sahib, which is just close by. This is a recent thing. During the Corona period, when lots of people were stuck in different countries and different places, of course, the government of India was also trying to bring its citizens to India back. But what he did was 700 plus people he evacuated from Middle East by spending his own money in chartering the aircrafts and bringing those youngsters to India. Nothing is permanent in life. Remember that also. That will give you a lot of himmat, hosla, and motivation to continue to work like he's doing. Then there is a saying, success is not final. It's not a final destination. Failure is not fatal. Remember this. Then what it is actually? It is the courage for continuing, and that is what counts. With this, I will say thank you very much for your patience and listening to us. Thank you very much.